Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the topic X-rays. Here we will discuss how X-rays are produced, their complete experimental arrangement, and the characteristics and the types of X-ray spectrum. What are X-rays? In the electromagnetic spectrum, we have seen that the most energetic electromagnetic radiations are gamma rays, and below the gamma rays there are X-rays. X-rays are energetic electromagnetic radiations, but their wavelength is very small. X-rays are electromagnetic radiations, and the electromagnetic radiations are produced by the oscillation of electric and magnetic field. That's why require no material medium for their propagation. Wavelength of X-rays is very small because energy is inversely proportional to wavelength. Its wavelength is very small, so energy is large. Of the order of 10 angstrom to 100 angstrom. X-rays were discovered by Röntgen in 1895. The production of X-rays is the reverse process of photoelectric effect. We have previously discussed photoelectric effect. Photoelectric effect में क्या होता है कि लाइट रे फोटोन फॉल करता है, एज अ रिजल्ट वहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है. ये उसका रिवर्स प्रोसेस है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा और एज अ रिजल्ट एक्सरे फोटोन प्रोड्यूस होगा. ट्रांजिशन जब लाइटर एलिमेंट्स में होती है. ट्रांजिशन क्या है? जब एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो वो उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है. किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो उसने जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब की होती है उतनी ही एनर्जी रेडिएट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस. अगर कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाता है और फिर हायर स्टेट ग्राउंड में आता है तो इसे हम नाम देते हैं ट्रांजिशन का. जब लाइटर एलिमेंट्स में ट्रांजिशन होती है, लाइटर एलिमेंट्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कम होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो फोटोन इमिट होता है वो या तो विजिबल रीजन में लाई करता है, इंफ्रारेड रीजन में, या फिर अल्ट्रावायलेट रीजन में. क्योंकि ये सारी लो एनर्जी की रेडिएशन है, इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट रेज. क्योंकि लाइटर एलिमेंट्स है, लाइटर एलिमेंट्स में कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो इलेक्ट्रॉन के नियर बाय लाई करेंगे. और हमें ये पता है जैसे जैसे हम एटम से दूर जाते हैं, न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाती है. तो जितना हैवी एटम होगा उसमें दूर तक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, ज़्यादा हायर एक्साइटेड स्टेट की. तो इसलिए जो लाइटर एलिमेंट्स में जब ट्रांजिशन होती है तो वो एक्सरेज प्रोड्यूस नहीं कर सकती. या तो वो इंफ्रारेड रेडिएशंस प्रोड्यूस करेंगी, विजिबल रेडिएशंस प्रोड्यूस करेंगी, या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. तो जो लाइटर एलिमेंट्स हैं वो एक्सरेज प्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो इसका मतलब है, एक बात तो यहाँ से हमें पता चल गई कि अगर हम एक्सरेज की प्रोडक्शन चाहते हैं तो हमें क्या करना है कि हमें हैवी एलिमेंट यूज़ करना है. If electronic transition take place in the inner shell of heavy elements, then radiations of high energy are emitted called X-rays. Inner shell transition is the principle of production of X-rays. If it is asked in the short questions, what is the principle of production of X-rays? Then you will write it as the inner shell transition is the principle of inner shell transition in heavy elements. लाइटर एलिमेंट्स की इनर शेल ट्रांजिशन से भी एक्सरेज प्रोड्यूस नहीं होंगी. इनर शेल ट्रांजिशन इन हैवी एलिमेंट्स इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्सरेज. Now we see the experimental arrangement of for the production of X-rays. The experimental arrangement for the production of X-rays consists of following components. It consists of an evacuated tube. This is an evacuated tube. कैथोड, ये कैथोड है जो फिलामेंट की है, कैथोड को हीट अप करने के लिए हम यूज़ करेंगे. और ये जो टारगेट है, यानी जिससे पे जाके इलेक्ट्रॉन्स ने स्ट्राइक करना है, जिस पे फॉल करना है, इस टारगेट को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा होता है, तो इसलिए हम इसे क्या नाम देते हैं? एनोड का. कूलिंग ट्यूब्स हैं. अब टारगेट पे बहुत ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आके स्ट्राइक करेंगे तो वो क्या करेंगे कि सरफेस का टेम्परेचर यानी टारगेट का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे.
तो उसको मेल्टिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके पीछे होती हैं कूलिंग ट्यूब्स, उनमें से कूलिंग मटेरियल सर्कुलेट करता रहता है। वो वाटर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है, जो कि सरफेस को कूल डाउन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और हाई पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, एक कैथोड को नेगेटिव पोटेंशियल दिया है, एनोड को पॉजिटिव। अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड अक्रॉस कैथोड एंड एनोड। अब इसकी वर्किंग हम देखते हैं कि इससे एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट करते हैं। अ हाईली इवैक्यूएटेड ट्यूब इज यूज्ड टू एनवेलप ऑल द कंपोनेंट्स इनसाइड इट एंड is called the X-ray tube. Cathode is heated by filament F. It emit electrons and they are accelerated towards anode target. कैथोड को अब फिलामेंट एफ जो यहाँ पे हमने यूज़ किया है, ये फिलामेंट हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जिससे कैथोड हीट अप होगा और फिर क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। कैथोड इज हीटेड बाय फिलामेंट एफ, इट इमिट इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर एक्सेलरेटेड टूवर्ड्स एनोड टारगेट। अब इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, एनोड पे पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स उसकी तरफ एक्सेलरेट होंगे एनोड की तरफ। Anode is basically the target material which emit X-rays. Anode is heated to high temperatures. That's why anode is made up of such material that have high melting point, like cadmium, tungsten and molybdenum. एक तो हमने हैवी मेटल लेनी है, लाइटर मेटल नहीं लेनी। हैवी मेटल लेंगे। दूसरा कि अब कौन सी चूज़ करनी है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। कैडमियम यूज़ कर सकते हैं, मोलिब्डिनम यूज़ कर सकते हैं या फिर टंगस्टन यूज़ करते हैं। द टारगेट मटेरियल इज माउंटेड ऑन कॉपर ट्यूब्स थ्रू विच कूलिंग वाटर इज कॉन्टीन्यूसली सर्कुलेटेड। कोल्ड वाटर और ऑयल इज यूज टू कूल डाउन द टारगेट। अब होता क्या है, अ हाई पोटेंशियल डिफरेंस 25 to 100 किलोवोल्ट इज मेंटेन बिटवीन एनोड एंड कैथोड। अब एनोड और कैथोड के दरमियान इतना ज़्यादा हाई पोटेंशियल हम प्रोवाइड करते हैं। If V is the potential difference between cathode and target, the kinetic energy with which the electron strike the target is given by kinetic energy जो वो gain करेगा वो equal होगी VE के। E charge on electron is E and V is applied potential difference. So kinetic energy will be equal to VE. It is possible that in a collision the electron in the innermost shell like K or L will be knocked out. अब एक हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन जाके टारगेट के एटम से स्ट्राइक करेगा, तो इसने क्या करना है, अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने उसको इम्पार्ट करनी है, कुछ एनर्जी उसको देनी है, कुछ के साथ उसने रिमेनिंग के साथ खुद स्कैटर हो जाना है। अब क्या हो, ये पॉसिबल है कि जो उसका इनर मोस्ट शेल है, यानी KLMN शेल्स होते हैं, वो तो आपको पता है कि हम उनको नेम देते हैं, फर्स्ट शेल को K, सेकंड को L, थर्ड को M। इस तरह से न्यूक्लियस के जो डिफरेंट शेल्स हैं, अगर K शेल से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, suppose that one electron from K shell is removed by producing a vacancy there। अब क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव कर दिया, यानी कि अब एटम एक्साइट नहीं हुआ बल्कि आयोनाइज हो गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन को वहाँ से नॉकआउट कर दिया। वो एक्साइट होकर किसी हायर एनर्जी स्टेट में नहीं गया बल्कि वहाँ से नॉकआउट हो गया। तो क्या होगा कि उस वैकेंसी को फिल करने के लिए नियर बाय शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। जैसे ये देखें, ये फर्स्ट शेल है के, एक इंसिडेंट हाई एनर्जी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आके इससे टकराया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो गया, यानी एटम आयोनाइज हो गया, और रिमेनिंग एनर्जी के साथ जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन था वो रिमेनिंग एनर्जी के साथ स्कैटर हो गया। अब यहाँ पे वैकेंसी प्रोड्यूस हो जाएगी के शेल में। इस वैकेंसी को फिल करने के लिए पॉसिबिलिटी है एल शेल से भी इलेक्ट्रॉन जंप करके ग्राउंड स्टेट में आ सकता है, एम से भी ग्राउंड स्टेट में आ सकता है, एन से भी आ सकता है, या किसी और हायर स्टेट से भी आ सकता है। Electron from the higher shell like L or M jump to fill this vacancy by emitting the energy in the form of electromagnetic radiations of very short wavelength. That radiations are called X-rays. अब जब हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना है इलेक्ट्रॉन ने जंप करके वैकेंसी फिल करने के लिए, तो जितना उन दोनों एनर्जी स्टेट्स का डिफरेंस है उतनी एनर्जी का फोटोन उसने रेडिएट कर देना है। वो फोटोन होगा एक्सरे फोटोन। इस तरह से एक्सरेज प्रोड्यूस होंगी।
अगर ऐसा है कि एल शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है तो जो फोटोन प्रोड्यूस होगा उसकी एनर्जी एच एफ किसके इक्वल होगी, ई एल माइनस ई के। ये बोहर थर्ड पास्टुलेट में हमने पढ़ा था कि जो फोटोन इमिट होगा उसकी एनर्जी किसके इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जीज ऑफ द टू स्टेट्स। तो फिर ये आ जाएगा हमारे पास एच एफ के एल्फा इज इक्वल टू ई एल माइनस ई के। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि के शेल में इलेक्ट्रॉन जंप करके आया है, अल्फा जस्ट हमने वैसे नेम दिया है कि नियर बाय मोस्ट नियरेस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन आया एल शेल से। अगर एम शेल से आता है तो हम इसको नाम दे देते हैं के बीटा का, कि के में जंप करके आया है और एम शेल से आया है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, ई एम माइनस ई के। हायर एनर्जी स्टेट की एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी स्टेट की एनर्जी लेंगे हम इसमें। क्लियर हो गया ये पॉइंट के। एक तो ये बात आपने याद रखनी है कि एक्सरेज जो की प्रोडक्शन है ये रिवर्स प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। जैसे उसमें फोटोन फॉल किया था और इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ था, इसमें इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा, वो टारगेट के एटम को आयोनाइज कर देगा। अब एक इलेक्ट्रॉन ने एक एटम को आयोनाइज किया, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स फॉल करेंगे, मल्टीपल एटम्स को आयोनाइज करेंगे। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, जब हायर एनर्जी स्टेट से उन वैकेंसीज को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आएंगे तो फोटॉन्स इमिट करेंगे, और वो फोटॉन्स जो होंगे वो कहलाएंगे एक्सरे फोटॉन्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रम, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम एंड कॉन्टिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम, इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये जो स्पेक्ट्रम होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल को। कैरेक्टरिस्टिक हम कहते हैं प्रॉपर्टीज को। सो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम विल डिपेंड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टारगेट मटेरियल, यानी जितनी टारगेट मटेरियल की एनर्जी स्टेट्स का डिफरेंस है ये उसको रिप्रेजेंट करेगा स्पेक्ट्रम। The photons emitted due to inertial transitions are called characteristic X-rays because their energies depend on the type of target material. The holes created in the L or M shells are occupied by transition of electrons from higher energy states creating more X-rays. अब देखिए अगर ऐसा है कि एल शेल से जंप करके इलेक्ट्रॉन आ गया के शेल में तो एल में वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। अब एल में हायर स्टेट से जंप करके आएगा इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरेज हर ट्रांजिशन में प्रोड्यूस होती जाएंगी। द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज अपीयर इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट लाइंस। अब जब एल से के में आएगा तो एक फोटोन इमिट होगा, उसकी एनर्जी और होगी। एल से एम में आएगा, एम से एल में आएगा तो उसकी एनर्जी और होगी, जो एन से एम में जाएगा उसकी एनर्जी और होगी। तो इस तरह सर्टेन डिस्क्रीट लाइंस बनती जाएंगी। तो इस स्पेक्ट्रम को हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट लाइंस। दूसरा है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। इसके नाम से ही हमें डिफरेंस पता चल गया कि उसमें डिस्क्रीट लाइंस की फॉर्म में है स्पेक्ट्रम, जबकि इसमें कोई गैप नहीं होगा, कंसेक्टिवली एक्सरेज प्रोड्यूस होती जाएंगी। अब ये कैसे होंगी लगातार प्रोड्यूस, ये इस वजह से होंगी। देखिए अब हमने क्या कहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो टारगेट एटम के साथ जाके स्ट्राइक कर रहा है, न्यूक्लियस उसको पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। हैवी एलिमेंट हमने लिया है, हैवी एलिमेंट में अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है न्यूक्लियस पे तो उतना ही उसके गिर्द जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी ज़्यादा है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब एटम के अंदर पेनिट्रेट करेगा तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस एटम के वो उसको रिपेल करने की कोशिश करेंगे। एज अ रिजल्ट उसका एक्सेलरेशन कम हो जाएगा, यानी वो इलेक्ट्रॉन डिसलरेट हो जाएगा, और एनर्जी लॉस किस फॉर्म में अपीयर होगा, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। और वो फोटॉन्स कौन से होंगे, एक्सरे फोटॉन्स। और वो कंसेक्टिवली चूंकि इमिट होते जाएंगे इसलिए वो जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा। X-rays emitted in all directions with a continuous range of frequencies is called continuous X-rays. Spectrum is obtained due to the deceleration of impacting electrons. Deceleration कैसे हो रहा है ये अभी मैंने आपको बताया है। The continuous spectrum is due to the effect that is known as Bremsstrahlung और breaking radiation. ये जो इफेक्ट है जिसमें डिसलरेट होता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब देखिए बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया
जैसे ये मैंने आपको प्रीवियस फिगर दिखाई थी, हम यहाँ पे देखते हैं, इसी फिगर पे वापस जाते हैं। ये देखें, अब ये जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये सारे शेल्स में तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो इसको रिपेल करेंगे। तो ये क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पेनिट्रेट करेगा तो इसके एक्सेलरेशन को डिक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से एनर्जी लॉस होगा। वो एनर्जी लॉस जो है वो रेडिएशंस की फॉर्म में अपीयर होगा, और इस इफ़ेक्ट को हम नाम देते हैं ब्रेमस्ट्रॉलन और ब्रेकिंग रेडिएशन का। When few fast moving electrons from cathode strikes the target and penetrate deep inside the atoms of target material and are attracted by the attractive force of nucleus of an electron, an electron gets deflected from its original path and faces retardation. वो एक्चुअली न्यूक्लियस की तरफ जाने की बजाय ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन डिसल्टेशन भी फेस करेगा और उसका एक्चुअल पाथ भी चेंज हो जाएगा। The sudden change in velocity results in the loss of energy. This loss of energy is emitted in the form of radiations. The X-rays so emitted from the target consists of a continuous range of frequencies up to maximum frequency and is called continuous X-ray spectrum। यानी ये देखें, ये स्पेक्ट्रम इस तरह से बनेगा, कहीं पे हाई पीक होगी, कहीं पे कम एनर्जी का फोटोन होगा, लेकिन इंटेंसिटी कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, लेकिन लगातार है, कॉन्टीन्यूस है स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट लाइंस की फॉर्म में नहीं है। अब मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे होगी, जहाँ पे वेवलेंथ मिनिमम होगी। इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन लूज देयर एनर्जी इन फर्स्ट कोलिजन। अब इसमें क्या हुआ है, जो हमने कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे ली थी, जैसे ये यहाँ पे है, इस केस में हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उसने अपनी एनर्जी, ये भी पॉसिबल है कि वो एक ही कोलिजन में अपनी सारी एनर्जी दे दे, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि वो एक कोलिजन में अपनी सारी एनर्जी प्रोवाइड ना करे, बल्कि रिमेनिंग एनर्जी जिसके साथ वो स्कैटर हो रहा है, स्कैटर होके जाता जाता वो किसी एक और इलेक्ट्रॉन को वहाँ से नॉकआउट कर जाए, तो उस केस में क्या होगा, मल्टीपल फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगे। And entire kinetic energy appears as X-ray photons of energy. So kinetic energy is equal to HF मैक्सिमम द वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी वेवलेंथ मिनिमम होगी, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अदर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट लूज ऑल देयर एनर्जी इन वन कोलिजन, दे में सफ़र अ नंबर ऑफ कोलिजन्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट, दस द कॉन्टीन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड। अगर एक ही कोलिजन में एनर्जी प्रोवाइड अपनी इम्पार्ट कर देगा तो करेक्टरिस्टिक एक्सरे होंगी, अगर मल्टीपल कोलिजन्स में दे रहा होगा तो फिर हमारे पास कॉन्टीन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम बनेगा। ये हमने आज इसकी डिस्कस की हैं, करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रम और कॉन्टीन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम, यानी टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम किस तरह के हैं एक्सरेज के, और हमने इसको प्रोड्यूस करने के लिए एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट को डिस्कस किया है। फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में, इसकी दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरेज, उसके यूजेस, बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स इसके क्या हैं, और इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे।